जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से संबंधित। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है, उससे पहले सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है आपके लिए प्ले स्टोर से। यहाँ पर आपके लिए हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज और 2020 आपके लिए एक टेस्ट सीरीज होती है। 2020 टेस्ट सीरीज सप्ताह में 2 दिन जो फ्री होती है। और अभी यहाँ पर ऑफर चल रहा है, तो आप इस ऑफर का फायदा लें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप के माध्यम से। तो आज ही डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। और यहाँ पर देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है और आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। हिंदी साहित्य के काल विभाजन में आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन में आदिकाल को वीरगाथा काल जो नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही दिया था। इनमें से कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नहीं है, तो नहीं बताना है आपके लिए कौन सा कथन नहीं है रामचंद्र शुक्ल जी का, बताइए। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन नहीं है, तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। 10, 8, 12 या 14 है। तो कितने ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, तो 12 ग्रंथों के आधार पर। बिल्कुल सही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में अंतिम रूप से किस काल का विवेचन किया है। छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद या नई कविता का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में अंतिम रूप से किस काल का विवेचन किया है, तो छायावाद आपका सही आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वह कौन सा कवि है जिसको हिंदी का प्रथम कवि माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासु शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है। रासक शब्द से, रसायन शब्द से या राजसूय यज्ञ से या फिर राजछंद से। तो यहाँ पर आपका सही आंसर रसायन शब्द से रासु शब्द की उत्पत्ति मानी है। किससे? रसायन शब्द से। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्वेश्चन नंबर 8 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य को हिंदी का पहला महाकाव्य और उसके रचनाकार को हिंदी का पहला कवि माना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर 8 का आपका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर 1, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो काव्य को हिंदी का पहला महाकाव्य और इसकी जो रचना है चंद्रवरदाई, इनको हिंदी का पहला कवि माना है। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की एकमात्र कहानी है लालपान की बेगम, खेल, 11 वर्ष का समय या फिर विपथगा। तो इनकी एकमात्र जो कहानी है 11 वर्ष का समय, ये इनकी एक कहानी है रामचंद्र शुक्ल जी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल काशी नागरी प्रचारणी सभा के लिए हिंदी शब्द सागर के निर्माण के लिए कब नियुक्त हुए, तो यह आपको बताना है। ये कब नियुक्त हुए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल काशी नागरी प्रचारणी सभा के लिए हिंदी शब्द सागर के निर्माण के लिए ये नियुक्त हुए थे 1905 ईस्वी में। 1905 आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना चिंतामणि में कितने निबंध संग्रहित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिंतामणि में कितने निबंध संग्रहित हैं, तो इनमें 17 निबंध संग्रहित हैं। विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना चिंतामणि भाग 2 में कितने निबंध संग्रहित हैं। भाग 2 में पूछा है आपसे, भाग 2 में कितने निबंध संग्रहित हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 का सही आंसर है। इसमें भाग 2 में 21 निबंध संग्रहित हैं। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, 13वां क्वेश्चन पूछा है कि चिंतामणि भाग 3 के संपादक कौन है। भाग 3 के संपादक पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि डॉक्टर नामवर सिंह आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है, तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इन क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का विकास, विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल
ने किस पत्रिका का संपादन किया था। वह पत्रिका आपके लिए बताना है कौन सी वह पत्रिका थी जिसका जो है क्या किया था, संपादन किया था किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किया था आचार्य शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ। इनका जन्म बताना है तो इनका जन्म हुआ था कहाँ पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म अगोना बस्ती आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एकमात्र कविता भारत और बसंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नागरी, नीरद में, आनंद कादम्बिनी में, इंदु या मर्यादा में। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये जो है प्रकाशित हुई थी तो वह पत्रिका थी आनंद कादम्बिनी, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ से सूफी आख्यान काव्य की अखंडित परंपरा की समाप्ति मानी। तो किस काव्य ग्रंथ से बताइए, किस काव्य ग्रंथ से सूफी आख्यान काव्य की अखंडित परंपरा की समाप्ति मानी है। तो नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी से। तो विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें यहाँ पर कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना से प्रेम मार्गी काव्यधारा की प्रेम संबंधी कथा की अंतिम रचना मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस रचना से प्रेम मार्गी काव्यधारा की प्रेम संबंधी कथा की अंतिम रचना मानी है। तो शेख नबी की ज्ञानदीप रचना से। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक जो है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा है अपना 20 आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एकमात्र कहानी, यहाँ पर एकमात्र कहानी 11 वर्ष का समय कब प्रकाशित हुई थी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 है और आपका सही आंसर है एकमात्र कहानी 11 वर्ष का समय, ये जो है कब प्रकाशित हुई थी। तो ये प्रकाशित हुई थी 1903 ईस्वी में, 1903 ईस्वी आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। आचार्य शुक्ल की प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई, अंग्रेजी में, उर्दू फारसी में, संस्कृत में या फिर हिंदी में। आचार्य शुक्ल की प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई, तो उर्दू फारसी में, उर्दू फारसी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर है अपना 22 से आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में मुख्यतः किस प्रकार के साहित्यकार हैं, उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, आलोचक हैं या निबंधकार हैं। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं ये आलोचक माने जाते हैं, तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन एवं कृतित्व किसने लिखी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जीवनी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन एवं कृतित्व, ये जो है किसने लिखी थी, ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है आपका सी, यानी कि चंद्रशेखर शुक्ल आपका राइट आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी चिंतामणि चिंतक आचार्य रामचंद्र शुक्ल नाम से किसने लिखी। क्वेश्चन नंबर 24 है और 24 का सही आंसर है, इस नाम से जो जीवनी लिखी थी राजमल बोहरा आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा, 1923 ईस्वी में, 1929, 1924, 1935 में। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1929 ईस्वी में, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक रचना गोस्वामी तुलसीदास का रचना काल है, ये आपको बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक रचना है गोस्वामी तुलसीदास, और इसका जो रचना काल है वह क्या है, तो आपका राइट आंसर विकल्प नंबर 1 यानी कि 1923 ईस्वी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली का संपादन कब किया। तो जायसी ग्रंथावली का जो संपादन किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, वह कब किया था। क्वेश्चन नंबर 27 से महत्वपूर्ण है और आपका राइट आंसर 1924 ईस्वी आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत सार ग्रंथावली का संपादन कब किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भ्रमर गीत सार ग्रंथावली का संपादन कब किया, तो 1924 आपका यहाँ पर सही आंसर है, 1924 ईस्वी में इन्होंने भ्रमर गीत सार ग्रंथावली का संपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें कि चिंतामणि भाग 1 का रचना काल क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 है और 29 का आपका जो सही आंसर है इसका रचना काल बताना है, तो बिल्कुल सही, दो विकल्प में से ही बता दीजिए। चिंतामणि भाग 1 का रचना काल बताना है तो 1939 ईस्वी, बिल्कुल सही आंसर होगा 1939 ईस्वी।
अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो चिंतामणि भाग 2 का रचना काल क्या है, तो चिंतामणि भाग 2 का रचना काल पूछा है तो क्वेश्चन नंबर 30 है और 30 का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा 1945 ईस्वी आपका सही आंसर है। भाग 1 का 1935, भाग 2 का रचना काल है 1945। क्वेश्चन नंबर 31 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ रस मीमांसा का संपादन किसने किया, तो रस मीमांसा एक ग्रंथ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और इसका संपादन किया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। तो विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर पूछा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द यूनिवर्स का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया, द यूनिवर्स का हिंदी अनुवाद किया था रामचंद्र शुक्ल जी ने, किस नाम से किया था, तो आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 32 का विकल्प नंबर सी यानी कि विश्व प्रपंच नाम से इसका हिंदी अनुवाद किया था द यूनिवर्स का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गति के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है, वीर गति के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक खुमाल रासो है, बीसलदेव रासो है, पृथ्वीराज रासो है या परमाल रासो है। तो वीर गति के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक की बात करें तो बीसलदेव रासो आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रासो के लिए कहा है कि यह घटनात्मक काव्य नहीं है वर्णनात्मक है, तो वह कौन सा रासो ग्रंथ है, किस रासो के लिए कहा है कि यह घटनात्मक काव्य नहीं है यह वर्णनात्मक है, तो यह कहा बीसलदेव रासो को कहा है किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, कि यह घटनात्मक काव्य नहीं है वर्णनात्मक है। क्वेश्चन नंबर 35 से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में कहा था कि जो है किन के बारे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किन के बारे में कहा था कि इनकी भाषा ललित एवं सानुप्रास होती थी, ये आपको बताना है किन के बारे में कहा था रामचंद्र शुक्ल जी ने, तो 35 का सही आंसर है, यह कहा था इन्होंने चिंतामणि के बारे में, विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन के बारे में कहा है कि इनका एक एक दोहा साहित्य का एक एक रत्न माना जाता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वृंदे, बिहारी, गिरधर, कबीराय या बनवारी, तो किन के बारे में कहा था आचार्य शुक्ल जी ने कि इनका एक एक दोहा साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है, तो बिहारी जी के बारे में कहा था, तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किन के बारे में कहा है कि इनका सच्चा कवि हृदय था, ये आपको बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किन के बारे में कहा है कि इनका सच्चा कवि हृदय था। चिंतामणि, पद्माकर, केशवदास या मतीराम के बारे में कहा है, तो यह कहा है किसके बारे में, मतीराम, विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। आचार्य शुक्ल ने किन के बारे में कहा है कि इनके वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए, तो किसके बारे में कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कि इनके वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए, तो यहाँ पर आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, भूषण, पद्माकर, मतीराम या फिर अगला विकल्प है सेनापति, तो यह कहा है किसके बारे में, भूषण जी के बारे में, तो विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन पूछा है आचार्य शुक्ल ने किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है, हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है भूषण को, मतीराम को, पद्माकर को, सेनापति को, तो आचार्य शुक्ल ने कहा है भूषण को, तो विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस कवि के बारे में कहा है कि छंद शास्त्र का इनका सविशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है, तो किस के बारे में कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, भिखारीदास, सुखदेव मिश्र या कविदेव या श्रीपति, ये आपके 4 विकल्प हैं। और यह कहा है कि छंद शास्त्र का इनका सविशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है, तो सुखदेव मिश्र के बारे में कहा है, बिल्कुल सही। ये आचार्य और कवि दोनों रूप में हमारे सामने आते हैं। आचार्य शुक्ल का यह कथन किन के लिए आया है, भिखारीदास, कविदेव या सुखदेव मिश्र या श्रीपति, ये आचार्य और कवि दोनों रूप में हमारे सामने आते हैं। एक कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने कविदेव के बारे में, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन के बारे में कहा है कि रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसके बारे में, भिखारीदास, कविदेव, सुखदेव मिश्र या श्रीपति, तो यह कहा है किसके बारे में, कविदेव के बारे में, तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर
होगा। आचार्य शुक्ल ने इनके बारे में कहा है कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ कोई दूसरा नहीं हुआ है। इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। ये आपको बताना है यह किसके बारे में कहा है कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ कोई नहीं हुआ है। इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। तो पद्माकर के लिए कहा है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है तो पद्माकर आपका विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। इनमें से कौन सी पंक्ति आचार्य शुक्ल की नहीं है? देखिए, नहीं पूछा है तो नहीं में आपका यहाँ पर सही आंसर है दुख सबको मांझता है। दुख सबको मांझता है ये पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 45 से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निधन कब हुआ? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निधन कब हुआ। तो बिल्कुल सही राइट आंसर यहाँ पर सभी लोगों ने बता दिया है कि आचार्य शुक्ल की जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? कहाँ पर हुआ था? सभी लोग बताएंगे कमेंट में इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है 1941 ईस्वी में इनकी जो है मृत्यु निधन हुआ था। कब हुआ था? 1941 में। तो इस प्रकार अपना यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए अपन ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से संबंधित। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें क्योंकि इसी तरह के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है आपके लिए। यहाँ पर आपके लिए हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स उपलब्ध है। हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है और यहाँ पर अभी ऑफर भी चल रहा है तो इस ऑफर का लाभ लें। और सप्ताह में 2 दिन आपके यहाँ पर 2020 टेस्ट सीरीज फ्री टेस्ट सीरीज होती है तो इस टेस्ट सीरीज से भी आपके लिए जुड़ना है। आपको तो प्ले स्टोर से सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है और यहाँ पर अपनी तैयारी में लग जाना है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।